लेकिन मुझे पता था ये गरीबी जो है ये मेरी ताकत है और मैं आज भी महसूस करता हूँ कि मैं देश के किसी भी ताकत या राजनीति से लड़ सकता हूँ। किसानों के सवाल पे अगर लड़ाई आगे बढ़ी तो मैं इस पद को छोड़ के उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा और किसी की कोई परवाह नहीं करूंगा। लेकिन ये तभी संभव है जब मेरी अलमारी में कोई गलत चीज न रखी। और भारत में 2009 में 2009 में उसी के कानून से चला दिया। लेकिन आप लोगों को ये बात सुनकर के हैरत होगी, आज तक उन कानूनों के जो प्रावधान है उसकी अनुपालना राजस्थान सरकार में आज तक भी प्रारंभ नहीं हुई है, अधूरी है। लेकिन जो असली प्रावधान है उसकी शुरुआत तक नहीं हुई है। आगे सुनिए से मिला और उसके पश्चात 15 वैकेंसी आरपीएस में और 18 वैकेंसी लेबर वेलफेयर में संशोधित होकर के प्रोविडेंट मंत्रालय करने जाएगा। अब भी जिस चीज की शुरुआत नहीं हुई है उसके लिए भी अभी 3 दिन पहले पीसीसी अध्यक्ष को ज्ञापन किया है, सीएम और सीएस कर रखा है। और मैं आपको ये अवगत कराना चाहूंगा कि यदि उस प्रावधान के अनुपालना की जाए जिले के तमाम सम्मानित चौधरी साहिबान और हमारी बहनें मुझे शिकायत है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं आया तो 15-20 औरतें गीत गा रही थी, लेकिन पता नहीं है तो यहाँ के लोग कमजोर हो गए हैं, कठिनाई में है, एक के भी माथे कुछ बोलना नहीं। मैं बेंगलुरु गया था राष्ट्रीय सम्मेलन में और आप हैरत करोगे कि 100% लेडीज आपका यहाँ का जो बाल निवास होता है उसमें भी सबके पास लोग आते। तो इन चीजों को भूलो मत, ये हो आपकी पहचान। मैं सबसे पहले तो जिन बच्चों ने कामयाबी हासिल की है मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। जिन हालात में हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो मैं खुद जानता हूँ। मैं मेरे पिताजी का देहांत हो गया था उस वक्त में 2 साल था, खुद खेती करके पढ़ने जाता था, तो मुझे पता है कितनी कठिनाइयों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन एक बात की मुझे खुशी है और वो ये कि मैं बिहार में राज्यपाल था तब भी, कश्मीर में भी, गोवा में भी और अब जहां वहां भी गवर्नर जनरली कॉन्वोकेशन एड्रेस करने जाता है, उसमें ये पुरस्कार भी होते हैं। आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि अगर 20 गोल्ड मेडल होते थे तो 18 लड़कियों के होते, अगर 22 गोल्ड मेडल होते थे तो 16 लड़कियों के होते। ये तो वो है जिन्हें हम पैदा ही नहीं होने देना चाहते, पैदा हो जाती हैं तो अपने से बढ़ जाती हैं। मैं तो सब जगह लड़कों को एड्रेस करके कहता था कि भाई साहब समझ जाओ क्या करोगे, आप तो खाना भी बनाना नहीं जानते। अब तो कुश्ती का भी मेडल लड़कियां ले रही हैं, बॉक्सिंग का भी मेडल लड़कियां ले रही हैं, खेल के मेडल भी ले रही है, पढ़ाई का भी ले रही है।
तो आप किस काम के बचे हो। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी यंगर जनरेशन ने जो जलवा, जो आग, जो एक जो स्थिति होनी चाहिए वो गैरहाजिर है, एकदम गैरहाजिर है। अब ये बहाना करना तो कोई चीज नहीं है कि साहब हमें सुविधाएं नहीं, सुविधाएं तो हमारे जो IAS और IPS चुने गए इनके भी नहीं थी, लेकिन ये उस लड़ाई में उतरे और कामयाब होकर आगे चले गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो नौजवान हैं वो जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। कोई आपको रास्ता नहीं देगा, कोई आपके लिए इंतजार नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत और आपकी जो है जिसको कहिए कि जुझारूपन, वही काम आएगा। एक बात मैं यहाँ निवेदन इसलिए करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगा राजस्थान में बहुत संस्थाएं हैं जो हमारे बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा दे रही हैं। शिक्षा से ज्यादा कोई चीज नहीं है जो आपको एम्पावर करती है। न गौरव एम्पावर करती है, न रुपया पैसा एम्पावर करता है, न बाप की जागीर एम्पावर करती है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो काबिलियत है वो आपको एम्पावर करती है। कि दुनिया में वही कौमें आगे बढ़ी हैं जिन्होंने तालीम को महत्व दिया। जब दूसरी बड़ी लड़ाई, जिसको वर्ल्ड वॉर सेकंड कहते थे, वो चल रही थी, तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहस हो रही थी और उसमें प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा, उसमें सारी मदों में कटौती की गई थी सिवाय शिक्षा को छोड़। तो विरोधी लोग खड़े हो गए कि साहब शिक्षा में आपने कटौती क्यों नहीं की। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो पुल टूटेंगे वो बढ़ जाएंगे, जो कारखाने तहस नहस हो जाएंगे दोबारा बैठा लेंगे, जो मकान नहीं रहेंगे उनको दोबारा तामीर कर लेंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी खराब हो गई तो वो वापस नहीं आएगी। लिहाजा मैं शिक्षा में से एक पैसा नहीं काटूंगा और उसने शिक्षा में से एक पैसा नहीं काटा, और शायद इसीलिए वो सारी दुनिया पे राज करने में कामयाब है। उनके यहाँ एजुकेशन थी, अब कहोगे आप हमारे भी एजुकेशन, आपकी एजुकेशन का तो ये हालत बताते हैं, मुझे अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूं, 6% से ज्यादा कभी भी बजट का हिस्सा शिक्षा में नहीं लगा, 6% से ज्यादा। और आप देखिए कि ये जो नोबेल प्राइज होता है, ये हमारे यहाँ 11 या 12 लोगों को मिला है 70 साल, जिनमें 6 लोग हैं जो विदेश में हैं। एक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, एक मदर टेरेसा थी। कुल मिला के पढ़ाई वालों को तो 5-6 दिन मिला है। अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी में 50, 60, 70, 80, 90 नोबेल प्राइज हैं। यही हालत इंग्लैंड की है। उनके यहाँ एजुकेशन का जो पैमाना है, उसका जो जिसको कहिए विद्यालय है, वो इतना श्रेष्ठ है कि उनके बच्चे फटाफट लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, पेपर लिखते हैं और अल्टीमेटली वो नोबेल प्राइज लेते हैं। हमारे यहाँ तो प्रोफेसर आप बन जाइए, उसके बाद कुछ नहीं करना, तो पढ़िए एक बार, बच्चों को बता देना और कुछ नहीं करना। बिहार में 110 कॉलेज ऐसे थे बीएड के जो नेताओं के थे, जिनमें दाखिले में पैसे ले लिए, उसके बाद पूरी फैकल्टी नहीं है पढ़ाने के लिए, इम्तिहान में नकल करा दी, उसमें पास कर दिए। वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ाते, कैसे सुधर जाएगा? इसको सीरियसली सोचना पड़ेगा। और एक बार नौकरी जब यहाँ मिल जाती तो आदमी सोचता तेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लिहाजा मैं बड़े बड़े प्रोफेसर से पूछता हूँ कि तुम जाते हो पढ़ाने के लिए, क्या क्या साल जो पढ़ाता कभी कोई पढ़ा देते हैं? कोई नई चीज नहीं, कोई रिसर्च पेपर नहीं, कोई थीसिस नहीं। पीएचडी भी आजकल आपका तो पता नहीं, मेरिट में तो 5,000 रुपए में मिल जाती है, पीएचडी ऐसे हो जाती है।
तो सीरियसली अपनी एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको सुधारना पड़ेगा ताकि हम के बच्चे नोबेल प्राइज लायक बन सकें और नोबेल प्राइज ला सकें। आज तो हालत बहुत खराब है, मैं बयान नहीं कर सकता, मुझे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि मेरा इतना तबादला हुआ है कि मैं सरकारी अफसरों का भी नहीं होता। मैं 4 जगह बदला गया, चारों जगह मैंने पता किया। यूनिवर्सिटी मेरी नीचे रहती थी तो मैं यूनिवर्सिटी का पता करता था। बिहार में इतना बुरा हाल है जो मैंने आपको अभी बताया, यही हाल मध्य प्रदेश का है, ये उत्तर प्रदेश का है। यहाँ का भी कोई बहुत अच्छा नहीं होगा, यही होगा। तो इसको सुधारिए, अपनी यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, पढ़ाई के स्तर को और पढ़ाई के लिए रुझान, तब जाके आप तरक्की करेंगे। अब ये जो नए लोग चुने गए हैं, मैं इनको बधाई देते हुए एक बात और कहना चाहता हूं। मैं 68 में अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट था। उसी साल बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश में जिसमें 40 लड़के मारे गए और उसी साल फ्रांस में एक स्टूडेंट मूवमेंट हुआ जिसका नेता था कौन बेंडिक। तो कौन बेंडिक ने लिखा था कि सोसाइटी इज ए कार्निवोरस फ्लावर। समाज जो है वो कार्निवोरस फ्लावर जो है, बॉटनी पढ़े हुए जानते होंगे, एक ऐसा फूल होता है कि जिसके जो तितली या कोई चीज आकर बैठ जाती है तो वो बंद हो जाता है, तो उसको अपने अंदर ले लेता है, खा जाता है। तो कौन ने लिखा था कि समाज कार्निवोरस फ्लावर, और उसका ये कहना था कि जब आप यूनिवर्सिटी से लेकर के जाते हो तो आप आइडियलिज्म से भरे हुए होते हो। आप में बहुत जज्बा होता है कि मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना, जो आप में होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे आप नौकरी पे पहुंचोगे, आपकी बीवी दूसरे अफसर की बीवी का जेवर दिखाने लगेगी, आपके रिश्तेदार कहने लगेंगे रोज मौका नहीं मिलता, जो मौका मिल रहा है इसी में करो। और 5-4 साल में आप बर्बाद हो जाओगे, उस काम में लग जाओगे जिस काम को मैं खराब कहना चाहता हूं। और खराब इसलिए कहना चाहता हूं कि आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी है। मेरी ओट हो रही थी जब मिनिस्टर थी तो वीपी सिंह जी मुझे एक तरफ ले गए, वो मैंने कहा सबका संभल के काम करना है। तो क्यों? कहने लगे कि बेईमानी करने के बाद प्रधानमंत्रियों से नहीं लड़ा जा सकता और हमें तुम्हें दोनों को प्रधानमंत्रियों से लड़ना है, लिहाजा पास साथ रहना। मैं जो कश्मीर से लौटने के बाद किसानों के लिए बोल दिया बेधड़क, अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता तो मेरे घर को ईडी पहुंच जाती, आज से पहले इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते। आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के पास सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ है और मेरी सारी जांच करा लो, मैं किसी तरह बेधड़क रहूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई, एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर वो थे, एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नजदीक बताते थे। मुझे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया साहब इसमें घपला, मैंने दोनों डील कैंसिल कर दी। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है। मैंने कहा मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेकर आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊंगा। लेकिन एक बात है, मैंने प्रधानमंत्री जी से वक्त लिया और उनसे मिलने गया और उनको मैंने कहा कि साहब ये फाइल है, ये इसमें घपला है, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आपका नाम लेते हैं, आप मुझे बताएं क्या करना है। अगर
इसे कैंसिल नहीं करना है तो मैं छोड़ देता हूं, किसी दूसरे को लगा दीजिए मेरी जगह, लेकिन मैं रहूंगा तो इसको होने नहीं दूंगा। ये मैं इस बात की तारीफ करूंगा प्रधानमंत्री की कि उन्होंने कहा कि नहीं सरकार करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की जरूरत है। मैंने वो किया और कश्मीर में इतनी करप्ट स्टेट है कि आप अंदाजे नहीं लगा सकते। सारे देश में कमीशन 5-4% मांगा जाता है, कश्मीर में 15% मांगा जाता है। उस स्टेट में दहशत हो गई और मेरे रहते कोई करप्शन का बड़ा काम नहीं था। आते आते मैंने वहां एक आप देखते होंगे आजकल प्रेस में टीवी में उसको रोशनी एक्ट कहते थे। फारूक अब्दुल्ला वो एक्ट लाए थे कि ये सरकारी जमीनें हैं, इनको हम ठीक ठाक दाम पे देंगे और इससे जो रुपया मिलेगा उससे बिजली की हालत सुधारेंगे। बिजली की हालत तो सुधरी नहीं, कई ये कर्जा प्लॉट फारूक अब्दुल्ला को मिल गया, उसके बेटे को मिल गया, महबूबा को मिल गया। मुझे लोगों ने जब शिकायत की, मैंने पता करा तो उनका भी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने वो सारा कैंसिल कर दिया और उसकी जांच बैठा दी। अब वो वहां जांच भी सरकारी संस्थाएं करती हैं, वो भी करते हैं कि कल कोई आ जाएंगे। तो वहां बहुत अच्छी मेरी जज चली गई थी, तो मैं उन लोगों को कहा कि तुम जज साहब के पास चले जाओ। तो वो हाईकोर्ट में चले गए और मिसेज मित्तल करके, मिसेज की शादी नहीं हुई थी, उनकी मित्तल थी, उन्होंने ये पूरा मामला सीबीआई को पकड़ा दिया। अब सब नेताओं के बंगले कैंसिल हो गए, सबकी जमीनें कैंसिल हो गई हैं और मैंने चीफ उसको अपने कमिश्नर को कहा जम्मू से कि जम्मू के आसपास जितनी सरकारी जमीनें हैं उसका सर्वे करो। उसने मुझे बताया साहब ये तो बहुत जमीन पड़ी है खाली, लेकिन ये तो आपके हफ्ते कर्जा कर लेंगे इससे। मैं तो कहने महबूबा के आदमी को तो देर ही नहीं लगती कर्जा करने में, वो तो छोटा गाँव के भैंस डाल देता और कहता मेरी जमीन है। ऐसे ये करने का फारूक अब्दुल्ला, तो मैंने कहा कि आप अगर कहेंगे साहब इसको कर दो, मतलब मैं इसको बांटने का नहीं ना मैं इसको बेचने का हूँ। आप एक काम करो, मेरे यहाँ 3 करोड़ है आदमी की, 3 लेफ्टिनेंट जनरल पढ़ते थे कश्मीर, इन तीनों को बुला के इनके यहाँ जो ये हथियार है, इसका क्या उसका नाम है, जो सामरिक हथियार हैं जो उसमें नहीं रखे जा सकते इसमें कंट्रोलमेंट में, उन सबों को जमीन दे दो। मैंने वो सारी जमीन फोर्स को बनवा दी, बची हुई पुलिस के क्वार्टर बनवाने के लिए दे दी। आज 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है जिसमें कोई कब्जा कर ले या उसे खा जाए। ये करीब करीब सब जगह हालत है देश की। तो मैं आपसे जो नए जो अफसर आए हैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ जाओ कार्निवोलस मत बनना, समाज के दबाव में मत आना, खासतौर से बीवियों के दबाव में बिल्कुल मत आना। कोई खराब करती है बुरा मत माने, वो पड़ोसन की सारी चीज दिखाएंगे जो तो इसके लिए है। आजकल एक टीवी में आ रहा, वो एक अफसर है, वो जाया अपनी बीवी के साथ अपने माता को कहता मेरा जूनियर है, तो जाके कहती जूनियर है, घर को देख कितना बढ़िया कर रखा है, मिसेस शर्मा की साड़ी को देख कैसी है। तो ये दबाव आएंगे आप, ये दूर नहीं है और आपको भी अच्छा लगेगा कि आप थोड़ा पैसा कमा लें, बढ़िया गाड़ी लें, बंगला बना दें। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जयपुर में कि जिनके गांव में फूस का घर नहीं था और उन्होंने क्या क्या बंगले बना रखे हैं, वो आपके समाज में भी आके इनाम बांट जाते हैं। आप कभी देखते ही कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज को निष्कलंक रखिए, अपनी सेवा को निष्कलंक रखिए, खुद को निष्कलंक रखिए, तो आप किसी से भी लड़ सकते हैं। मेरे पास आप यकीन करेंगे, जल्दी आपसे बता दूं मैं
कि रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए घर नहीं, सरकार को अलॉट कर देगी तो चला जाऊंगा, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरे घर नहीं। मैं जहां रहता था वो 1.5 करोड़ का मकान, जो भी 24 साल में लेके आते थे, खासतौर से राजस्थान वालों को तो बहुत पैसा, वो देखते हैं 1.5 करोड़ का मकान में रह रहा है, ये मिनिस्टर रह गया, MP रह गया, MLA रह गया, क्या चीज है। और वो मुझे तिरस्कार के लिहाज से देख के चल जाते। लेकिन मुझे पता था ये गरीबी जो है ये मेरी ताकत है, और मैं आज भी महसूस करता हूँ कि मैं देश के किसी भी ताकत या राजनीति से लड़ सकता हूँ। किसानों के सवाल पे अगर लड़ाई आगे बढ़ी तो मैं इस पद को छोड़ के उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा और किसी की कोई परवाह नहीं करूंगा। लेकिन ये तभी संभव है जब मेरी अलमारी में कोई गलत चीज न हो। ये मैं श्योर हूं, ये मैं आश्वस्त हूं, ये मैं जानता हूं कि मैंने कोई भी गलत काम ना भी मेरे गए रिश्तेदार बैठे इस सभा में, वो गए कश्मीर भी गए थे, वो बड़े बड़े प्रपोजल्स लेके जाते थे, मैंने किसी की खरी नहीं कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि जेल मुझे काटनी है कि आपको काटनी, ये अपना घर ले जाओ, सारी दुनिया बड़ी वहां कर लो, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो मैं जो सुने रहे हैं उनसे ये चाहूंगा कि वो अपने मानदंड कायम करें, ईमानदारी के, निष्ठा के, अपने समाज के लिए कमिटमेंट के, और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। समाज की तरक्की बुढ़े के मरने से 40 गांव का खाना देने से बुढ़ा शुरू नहीं हो जाएगा। बुढ़ा तो वही रहेगा जो मरा। आप दहेज बंद करिए, बच्चियों की पढ़ाई पे रुपया लगाइए, बैठक बड़ी धन, 4 आदमी घर में 20 करोड़ की कोठी ठोक के कहे करिए भाई बच्चे को पढ़ाओ, लंदन भेजो, अमेरिका भेजो, यहाँ के बढ़िया से बढ़िया संस्थान में भेजो, उस तरफ तवज्जो नहीं है। एक बहन भी हमारी मदद कर सकती है। सोचता जी आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, आगे भी जब भी आपका कोई कार्यक्रम होगा मैं निश्चित आऊंगा। और खासतौर से झुंझुनू के जो लोगों की शहादत है, यहाँ के सिपाहियों की, उनके पेरेंट्स की, यहाँ के किसानों की, उसका जिक्र मैं सब जगह करता हूँ। और मुझे खासतौर से लगाव है जमीन से, क्योंकि यहाँ बहुत बहादुर और बहुत अच्छे लोग पैदा किए। हर गांव के बाहर एक शहीद की प्रतिमा लगेगी, मिलेगी आपको। मैं वसुंधरा जी के साथ था तो दौरे में तो सब जगह बोलता था कि क्यों जाते हुए हरिद्वार, अगर वो करना है तीर्थाटन तो झुंझुनू के गांवों में जाओ, जहाँ एक विडो बच्चे के लिए बैठी है, जहाँ गांव के बाहर शहीद की प्रतिमा है। तो मैं एक तरह से इस बात को अपने लेवल पे सब जगह चला रहा हूँ कि जहाँ शहादत होती है उन इलाकों की तरक्की की जानी चाहिए, उन लोगों की तरक्की की जानी चाहिए। सर एक क्या वजह है सर कि कश्मीर में अचानक आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और बाहरी लोगों को भी आप भी बता सकते हो, मैं तो ना हूँ। आपके आने के बाद इस तरह की घटनाओं में कुछ इजाफा हुआ है? कोई टेररिस्ट श्रीनगर के 550-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता। अब तो श्रीनगर शहर में मार रहे हैं लोग, वो गरीब लोगों को मार रहे हैं। इसकी क्या वजह है सर, क्या वजह आ रही है? इसका विश्लेषण नहीं कर सकता, पर ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत तकलीफ बात है। सर किसानों का आंदोलन भी लगातार चल ही रहा है, आप भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। आज भी आपने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो इस्तीफा देकर मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, क्या मैं तो अब भी खड़ा हूँ, मैं तो खड़ा ही हूँ उनके साथ, पर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी वो भी छोड़ना होगा, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। उनके लिए मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सर से झगड़ा कर चुका हूँ, सबको कह चुका हूँ कि ये गलत कर रहे हो, ये मत कर। समाधान खीरी का जो मामला था आज तक मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, क्या इसको सही मानते हैं? बिल्कुल गलत है, उसी दिन होना चाहिए था। तो वो मंत्री तो वैसे ही मतलब मंत्री होने लायक नहीं है। तो सर क्या कहेंगे आप, इसके लिए भी मांग उठाएंगे? नहीं, ये सारे मांग नहीं उठाऊंगा।
चाबी तो तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर प्रधानमंत्री को आगे, या कि कैसे क्या करें? पब्लिकली भी मिल के उनको अपने विचार बताऊंगा, जो चाहे वो कश्मीर में हो या किसी भी चीज़ को। क्या वजह है कि सरकार किसानों को अभी तक मनवा नहीं पाई अपनी बातें, या अपनी बात समझा नहीं पाई? देखिए, सरकारें जो होती हैं उनका मिजाज थोड़ा आसमान में हो जाता है, उन्हें ये दिखता नहीं है कि ये इनकी तकलीफ कितनी है, लेकिन वक्त आता है जब उनको देखना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। ये इस सरकार का होना है। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। सर यूपी में भी इलेक्शन है तो इसका प्रभाव पड़ेगा? यूपी वाले बताएं पड़ेगा कि नहीं। मैं तो मेरठ से हूँ, मेरे यहाँ तो कोई बीजेपी का लीडर किसी गांव में नहीं घुस सकता। मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में घुस नहीं सकते। तो ये सरकार समझ क्यों नहीं पा रही? सरकार होती है, उसको वो नहीं समझते कभी भी, जब तक पूरा सत्यानाश ना हो जाए। तो क्या मानते हैं केंद्र सरकार गवर्नमेंट में चूर हो रही है? वो नहीं, उनको जो सलाह देते हैं, जो उनके इर्द गिर्द है, वो लोग उनको गलत सलाह दे रहे हैं। किसान और केंद्र सरकार के बीच में जिस दिन समझौता होगा, बताया जा रहा है सतपाल सिंह मलिक की वो चेहरा होगा जो इनके बीच में समझौता या इस तरह की मध्यस्थता निभा सकते हैं। कोई मुझे कहे तो कि तू मध्यस्थ है, मैं तो कर दूंगा मध्यस्थ, लेकिन एक पार्टी तो किसानों ने तो कह दिया हम मानने को तैयार है। सरकार भी कहते, मैं बैठ के एक चीज है जिससे हल हो जाएगा, आप एमएसपी की गारंटी कर दो। तीनों कानून के मामले में मैं किसानों को मना लूंगा कि ये तीनों कानून लंबित हैं, छोड़ दो इसको।